कमजोर हुई है। आप किसी भी नौजवान से बात कर लीजिए, इनकी उम्र में हम ना सरकार पे उंगली उठाते थे। आज धीरे धीरे हमारी मानसिकता ऐसे बना दी गई है कि ये हमारा पर्सनल फेलियर है, हमको एंजाइटी हो गई है, हमको डिप्रेशन हो गया है, हम मेहनत नहीं कर पाए हैं। अरे भाई, सिस्टम का भी दोष है, लेकिन मेरा मानना है कि इस देश में देशद्रोही बनाने का ठेका बीजेपी ने रखा है। वो स्टिकर, वो इमोजी होता है ना आप लोगों के उसमें इंस्टाग्राम पे, तो देशद्रोही वाला इमोजी लेकर के बीजेपी घूम रही है। जनगणना नोएडा की फिल्म सिटी में चर्चा हो देश के प्रमुख हिंदी चैनल पर, मैं कहता हूँ यही जीत है हमारी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ही विस्फोटक है, जिसमें आप देखेंगे देश के जाने माने नेता कन्हैया कुमार, जो कि कांग्रेस के बहुत ही विख्यात नेता माने जाते हैं, उन्होंने आज किस तरीके से गोदी एंकर माना गुप्ता की बोलती बंद कर दी है। उन्होंने तर्कपूर्ण जवाब देकर माना गुप्ता के हर एक सवालों का बहुत ही सटीक और स्पष्ट जवाब दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, और अंत तक जरूर देखिए ये वीडियो, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। कन्हैया कुमार पहले लेफ्ट पार्टियों के साथ थे, पिछले कुछ सालों से कांग्रेस के झंडा उठाकर राहुल गांधी के साथ पूरे देश में घूम रहे हैं। बहुत स्वागत कन्हैया कुमार, माइक उठा लीजिए। कहां गायब कहां रहते हैं, पहले ये बताइए। आखिरी बार हमने आपको पब्लिकली देखा था दिल्ली के चुनाव में, उसके बाद बहुत कम दिखाई दिए हैं कन्हैया। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। ये बात सही है कि बहुत दिन के बाद जो है हम किसी टीवी चैनल पर आकर के बात कर रहे हैं। दरअसल आजकल ना किसी भी व्यक्ति की सक्रियता का पैमाना ये है कि अगर आप अपने सोशल मीडिया पे फोटो डाल रहे हैं, तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं, तो आप सक्रिय हैं, और अगर आप नहीं डाल रहे हैं तो आप सक्रिय नहीं हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मेरा एक प्रश्न है कि 80, 90, 2000 के बाद मीडिया, सोशल मीडिया इतना एक्टिव हुआ है, तो क्या इससे पहले जब सोशल मीडिया और मीडिया नहीं था तो लोग सक्रिय नहीं रहते थे? आजकल तो झूठ ज़्यादा है कि आप कहीं मत जाइए, घर में बैठे रहिए और दिन भर फोटो डालते रहिए, तो लोगों को लगेगा कि आप बहुत सक्रिय हैं। लेकिन आप दिन भर मेहनत कीजिए, लोगों के बीच जाके काम कीजिए, पैदल यात्रा कीजिए, जनता के बीच में काम कीजिए, लेकिन तस्वीर अगर पोस्ट नहीं कीजिए तो ऐसा लगेगा कि आप गायब हो गए। अच्छा, मेरे कहने का मतलब ये था कि मीडिया और सोशल मीडिया से कहां गायब हैं। हाँ, ये बात ठीक है। मुझे ये पता है कि आप अपनी पार्टी की तरफ से पूरे देश में घूम रहे हैं। महाराष्ट्र में आपने प्रचार किया, हरियाणा में आपने प्रचार किया, झारखंड में आपने प्रचार किया, सब जगह आप घूमे। प्रचार एक हिस्सा होता है राजनीति का, थिएट्रिक्स एक पार्ट होता है पॉलिटिक्स का। मेरे ख्याल से आज जो भारतीय राजनीति का संकट है वो ये है कि शांति से चुपचाप, बिना हल्ला किए हुए, बिना रील बनाए हुए विचारधारा का काम करना, जनता के बीच में जाना, आज बोलने से ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखिए कि हर कोई चिल्ला रहा है, सुनने को तैयार ही नहीं है। तो आप नोट करेंगे, यदि मेरे ख्याल से आपके यहाँ भी मैं 2020 से पहले बहुत आया करता था, 2020 के बाद मैं जानबूझ करके, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बुलाते हैं, बड़ी मोहब्बत है आपकी, आप अक्सर बुलाते रहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा आना कम कर दिया। एक बार गजब बेइज्जती है। बीच में आए थे बस वो इंटरव्यू के लिए, उसके बाद शायद अब आना हो रहा है। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जरूर। मैंने पहला सवाल जहां से शुरू किया, दिल्ली का चुनाव जब आप हारे मनोज तिवारी के खिलाफ, उस हार के झटके से क्या उबर गए हैं कन्हैया कुमार? क्योंकि लगातार दूसरा चुनाव हारे आप। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। देखिए, हारना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जिसको आप हार कह रहे हैं ना, हम उसको हार की तरह देखते नहीं हैं। संख्या बल के हिसाब से हम जरूर हार रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा राजनीति को, जैसा कि कहा आपको, कि विचार के केंद्र में रख करके देखते हैं, और हमको दिन ब दिन लगता है कि हम जो बातें यूनिवर्सिटी में किया करते थे आज पूरे देश की राजनीति के केंद्र में है। हम कहते थे 2014 में, और आप निकाल करके देख लीजिए, यूट्यूब पे होगा, आपके चैनल के आर्काइव पे होगा, 2014 में यूनिवर्सिटी में जो हम लोग बात कहा करते थे वो सारी बातें आज सच हो गई है। राजनीति की जो विमर्श का केंद्र है उसमें वो सारी बातें आ गई है। और मज़ेदार बात देखिए, अभी आप दिल्ली चुनाव हो रहा है, दिल्ली चुनाव में आप सारी पॉलिटिकल पार्टी का घोषणा पत्र उठा करके देखिए, अगर सिंबल हटा दीजिए, अगर कलर हटा दीजिए, तो सबके घोषणा पत्र लगभग एक हैं। जो बीजेपी कल तक कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल जी रेवरी बांट रहे हैं, ये रेवरी की पॉलिटिक्स है, तो अगर ये रेवरी की पॉलिटिक्स है तो रेवरी की पॉलिटिक्स आज भारतीय राजनीति के विमर्श के केंद्र में है। क्या बात है। हर कोई जो है फ्री बिजली देने की बात कर रहा है, हर कोई फ्री एजुकेशन देने की बात कर रहा है, बस फ्री करने की बात कर रहा है। हम जब 2014 में ये बात बोलते थे, आपके चैनल पे जो हमारे विरोधी होते थे अक्सर कहते थे कि ये मुफ्त में आप देने की क्यों बात करते हैं। हमने कहा कि मुफ्त में देने की बात नहीं करते हैं, हम हक की बात करते हैं।
हक ये है कि अगर हम टैक्स दे रहे हैं, और देखिए एक मिडिल क्लास टैक्स दे रहा है, मिडिल क्लास टैक्स भर रहा है और कर्जे की माफी जो है बड़े बड़े अमीरों की हो रही है, तो हम कहते थे कि देश इस मॉडल पे सस्टेन नहीं करेगा। अगर आपको देश को सस्टेन कराना है, जैसे हमारा शरीर है, हमारी नाक बहुत लंबी हो जाए तो ये विकलांगता की निशानी है। संतुलन बहुत जरूरी होता है। लोकतंत्र में कोई बहुत अमीर हो जाए और कोई बहुत गरीब हो जाए, इससे राजनीति चलेगी। अच्छा, मैं ये चुप है। तो इस जो मुद्दे मुद्दे हम पर उठाया करते थे, संविधान की बात, किसान की बात, नौजवान की बात, नौकरियों की बात, वेलफेयर की बात, वो राजनीति के विमर्श के अच्छा, मैं केंद्र में उसके है। मुद्दे पर बाद तो में मैं आऊंगा। संख्या बल में हारा हूं, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं अच्छा, कहता क्या हूं कि वजह जब क्या मोदी रही? जी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, तो ये हमारी हार नहीं है, हमारी जीत ठीक है, है। जब वो वेलफेयर की पॉलिटिक्स पर लौट कर थोड़ा सा आते हैं। बताइए ना, क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने के बाद भी लोकसभा में आप 7 सीटें हारे और आप अपना चुनाव, हालांकि वोट आपने बहुत लिए थे, अच्छे खासे मोदी जी वोट। से ज्यादा वोट आया है हमको। मजाक नहीं कर रहे हैं, आप वोट काउंट करके देख लीजिए, मोदी जी से ज्यादा वोट आया है। अच्छा खासा वोट आया, वही मैं कह रहा हूं। पर उस हार का विश्लेषण आपने किया, क्या हुआ कि आप भी हारे और दिल्ली में 7 सीटें हारे गठबंधन के बावजूद? देखिए, चुनाव मैं कह रहा हूं कि संख्या बल के आधार पर बीजेपी 2014 में भी जीती, 19 में भी जीती, 24 में भी जीती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वाभाविक रूप से अगर आप राजनीति को क्रिकेट मैच की तरह देखेंगे, अगर इंडिया हारेगा तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। अभी जो है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में क्या हुआ, हम हारे, वो जीत गए। लेकिन राजनीति को ना क्रिकेट मैच की तरह देखना नहीं चाहिए। राजनीति हमेशा जो है मुद्दों की होती है, विचारों की होती है, विमर्श का होता है। हमारा ये कहना है कि मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, वो जो बोला करते थे, और आज जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, तो दोनों बात को मिला करके देखिए कि वो हारे हैं कि वो जीते हैं। नाइस। वो कहा करते थे कि हम जब आएंगे तो मनरेगा को समाप्त कर देंगे, है हिम्मत, करेंगे मनरेगा को समाप्त। कहते थे कि ये मुफ्त में चीजें क्यों बांटी जा रही है, और 2024 के चुनाव का पोस्टर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 80 करोड़ जनता को जो है 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। देखिए, हार का अगर विश्लेषण करना है तो हमेशा विश्लेषण इस बात का करना चाहिए कि हम हार कहाँ रहे हैं। हम हार रहे हैं जब इस देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं को कैप्चर किया जा रहा है। हम हारे हैं जब इस देश के मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं, उनकी जो नियुक्ति हो रही है, उसकी प्रक्रिया बदल आप दी ऐसा गई। लग रहा है मॉरल विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं। चुनाव नहीं, में हम जीत होती आइडियोलॉजिकल नहीं है। विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं और आइडियोलॉजिकल डिफीट भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। आइडियोलॉजिकल डिफीट हम वहां एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हुई है। आप किसी भी नौजवान से बात कर लीजिए, इनकी उम्र में हम ना सरकार पे उंगली उठाते थे। आज धीरे धीरे हमारी मानसिकता ऐसे बना दी गई है कि ये हमारा पर्सनल फेलियर है। हमको एंजाइटी हो गई है, हमको डिप्रेशन हो गया है, हम मेहनत नहीं कर पाए हैं। अरे भाई, सिस्टम का भी दोष है। 300 सीट है और 3 लाख लोग एग्जाम देगा, तो होगा किसी 300 का ही ना। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? सिस्टम पे सवाल उठाना बंद हो गया है, वहां हम हारे हैं। एक नौजवान चुनाव पे चुनाव भी हारे हैं। देखिए, लोकतंत्र का बहुत अटूट हिस्सा चुनाव होता है, क्योंकि लोकतंत्र- वोटर वोट करता देखिए, है। मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र को बचाने में हमारी जीत अभी नहीं हुई है, ये हम स्वीकार कर रहे हैं। इसको हम कहां पर चुनाव में भी जीत नहीं हो रही है। उसका अनुनाश्रय संबंध है। मेरा ही कहना है कि चुनाव जीत भी जाइए, अगर लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं भाई, बचे। चुनाव जीतेंगे तो लोकतंत्र कंट्रोल बचा डेमो- लेंगे। भाई, कंट्रोल लोकतंत्र बचाने के लिए आपको सत्ता में आना पड़ेगा। अच्छा, एक अगर बात लोकतांत्रिक बताइए। संस्थाओं अच्छा, को एक बात आजाद बताइए। करना है, रूस जैसा आप में- कहते रूस हैं। में चुनाव होता है ना, पुतिन लगातार चुनाव जीत रहे हैं ना, 90% वोट लेकर के चुनाव जीत रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब आप लोकतंत्र में चुनाव जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ मामला है। आप सिर्फ रूस चुनाव से- के आधार पर रूस जो से है, तुलना कर रहे हैं आप हिंदुस्तान की? तानाशाही आ गई है क्या? मैंने कोई खराब तुलना थोड़ी है। हाँ, वहां लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र रूस की- में लोकतंत्र नहीं है। चुनाव वहां तो एक आदमी मैं का राज यही कह चलता रहा है। हूं, मेरा यही प्रश्न है आपसे कि क्या लोकतंत्र को हम सिर्फ चुनाव के परिणामों से देखेंगे? क्या सिर्फ संख्या बल के आधार पे हम लोकतंत्र को पर देखेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट होता है चुनाव जीतना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है, तभी तो हम चुनाव लड़ते हैं। हाँ, पर क्यों नहीं जीत पा रहे, मैं यही पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसा कहाँ नहीं। गलती हो रही है? ऐसा नहीं है। या तो मुद्दे गलत उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है। या चुनाव तो मुद्दे गलत उठा रहे हैं, देखिए, या जो लोग मुद्दे उठा रहे हैं आप अगर उन ये- पर जनता यकीन नहीं कर रही है। आप अगर ये समझते हैं कि राजनीति में होने का मतलब सिर्फ खुद एमपी हो जाना है,
तब हम हार रहे हैं, अगर आप ऐसा समझते हैं। हम ऐसा नहीं समझते हैं। हम समझते हैं कि जो 100 लोग कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे जीत करके वहां गए हैं, वो भी हमारी ही बात उठा रहे हैं, तो हमारा एमपी होना नहीं होना मायने नहीं पर रखता आपकी है। पार्टी भी नहीं जीत पा रही है। इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे आप उठाते हैं और आप लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं, बहुत अहम मुद्दे हैं, अच्छा एक बात बताइए, फिर भी आपके नेता राहुल गांधी हरा नहीं पा रहे हैं मोदी जी को। Not bad, not bad. Now you अरे कोई कुश्ती का मैच थोड़ी चल रहा है, बॉक्सिंग थोड़ी हो रहा है। भाई देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। आपने क्या कहा, करें? देखिए बड़ी सीधी क्या सी, करें, मोदी जी को उठा करके पटक दें, ये कोई बात थोड़ी होता है। आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को देखिए ना, हम ये कह रहे हैं भाई कि- चुनाव में पटखनी देनी चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आप सत्ता में आए और लोकतंत्र को आजाद कराएं, क्योंकि आपके हिसाब से वो नहीं बेड़ियों में है। मैं कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक संस्थाएं पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में कमजोर हुई है। जिस तरह से हर चीज का, सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है, पूंजी का केंद्रीकरण हो रहा है, ये किसी भी लोकतांत्रिक देश और समाज के लिए अच्छा क्या नहीं। इसी मैं वजह एक से हार example रहे हैं देता हूं। चुनाव? क्या इसी वजह से आपको लगता है वो चुनाव भी हार एक रहे हैं? वजह है। मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। देखिए, हर टीवी चैनल पर सरकार के लोग जाकर के कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं। बजाइए ताली, बहुत अच्छी बात है। हम 5 क्या, हम 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएं। लेकिन फिर ऐसा कैसे हो रहा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज लेकर के खुश रहना पड़ रहा यही नहीं, अभी और सुनिए। है? ऐसा कैसे हो रहा है कि इस देश के नौजवानों को 55% यूथ हैं इस देश में, उनको 5,000 की नौकरी नहीं मिल रही है, और एक अमीर अपने बेटे की शादी में 5,000 करोड़ रुपया खर्च करता है। पर कन्हैया भाई, ये जो प्रश्न है- अगर इतने गंभीर मसले हैं, जी। अगर इतने गंभीर मसले हैं और जनता इतनी परेशान है, फिर तो विपक्ष को इस बार जीतना चाहिए था। इंडिया गठबंधन मिलकर भी आप हरा नहीं पाए मोदी जी को। देखिए, अव्वल तो जो है, ये मत, ऐसा मत प्रिटेंड कीजिए कि मोदी जी अकेले हैं। मोदी जी का दायां पैर जो है वो नीतीश जी के हाथ में और बायां चंद्रबाबू नायडू जी के हाथ में है। देखिए, किसी को ना बढ़ा चढ़ा के मत बोलिए। वो अगर उस तरह से देखिएगा तो उनकी सीटें घट गई हैं। वो 303 सीट थी, 240 पे आ गए हैं। लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। मैं संख्या के उस आधार पर लोकतंत्र को, उसके डिस्कोर्स को सीमित नहीं करना चाहता हूं। देखिए, संख्या का क्या है, कोई बैठा हुआ है, पॉलिटिक्स में स्टेक कितना है। मैं कहता हूं कि किसी बीजेपी वाले से पूछ लीजिए, यहां मत पूछिएगा, उसको पार्टी से निकाल देगा। जब बुलाते हैं तो उधर पूछिएगा पीछे कि भाई आज तुम सांसद हो, मंत्री हो, तुम्हारी चलती कितनी है। खाली साइन ही करते हो कि डिसीजन मेकिंग में तुम्हारा कोई स्टेक है। 2 लोग सरकार चला रहे हैं, पहले तो 2.5 थे, कम से कम जेटली जी थे तो 2.5 लोगों की सरकार थी, अब तो 2 लोग हैं। और बताइए, और आप देखिए कि सत्ता का केंद्रीकरण कैसे हो रहा है। और आप ये मत कीजिए मानक जी, आप अकेले थोड़ी चैनल चलाते हैं। वो कैमरामैन का कोई रोल नहीं है, वो एडिटर जो बैठ करके और कान में जो आप लगाए हुए हैं, वो जो बोल रहा है आपको, उसका कोई रोल नहीं है। आपके यहाँ भी पार्टी 1-2 ही लोग चलाते नहीं, हैं। बिल्कुल राहुल नहीं। गांधी की चलती है? बिल्कुल नहीं है। क्या बात करते हैं आप, मुझे पूछिए। सिर्फ राहुल गांधी की चलती है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूं, ये ऐसा नहीं है। आप हमसे पूछिए कोई ऐसी बात जो बीजेपी का नेता जवाब नहीं दे सकता है। पूछिए कोई ऐसा प्रश्न, हम यहां आपके सामने खुले होकर के जो उस पर पोजीशन लेंगे। आप पूछिए कि इमरजेंसी किसकी सही हुआ चलती कि है गलत फिर? हुआ। कांग्रेस में किसकी हम चलती प्रश्न है? बता देते हैं। पूछिए कि इमरजेंसी सही था कि गलत, पूछिए। बोलिए, बताइए। गलत था। हाँ। हम बोल रहे हैं, बोलिए। आप बीजेपी के किसी नेता से पूछ लीजिए कि आज इमरजेंसी लगी हुई है, सही है कि गलत है। धीरे से नहीं भी नहीं बोलेगा, पता है आपको। यह फर्क होता है। अच्छा, राहुल की नहीं चलती है तो किसकी चलती है? कांग्रेस उनकी भी में? चलती है, सबकी चलती है। कांग्रेस पार्टी किसी एक व्यक्ति की पार्टी थोड़ी है। कांग्रेस पार्टी हजारों करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है, सबकी चलती है। एक बात बता देते हैं, हाँ। कांग्रेस पार्टी में राहुल जी का विरोध करके भी आप कांग्रेस में रह सकते हैं। बीजेपी में आप मोदी जी का विरोध करके बीजेपी में नहीं रह सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, अरविंद केजरीवाल पर अपने विचार बताइए। देखिए, अरविंद केजरीवाल और उनकी 10 साल की सरकार के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, अरविंद जी सबसे पहले तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। किसी को भी जो है एस्पायर करेंगे। बोलिए, हम लोग जब पढ़ रहे थे स्कूल में तो क्या सुकेश जी क्या बनना चाहते थे? इंजीनियर, तो इंजीनियर बने। फिर क्या बनना चाहते हैं? ब्यूरोक्रेट, तो ब्यूरोक्रेट बने। फिर क्या बनना चाहते हैं? नेता, तो वो तीनों एम्बिशन कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस विचार से जो है कोई भी उनको अपना रेफरेंस पॉइंट बनाएगा। 10 साल के शासन को आप देखेंगे, नो डाउट उन्होंने जो है स्कूल को
राजनीति के केंद्र में लाया, पानी, हवा, बिजली को राजनीति के केंद्र में लाया। लेकिन परफॉर्मेंस को अगर देखेंगे, मैं भी जो है पिछले 10 साल से ज़्यादा समय से दिल्ली में रह रहा हूँ, मतलब पढ़ाई लिखाई यहीं पे हुई है। जितना कहते थे ना उतना डिलीवर नहीं कर पाए, ये सच है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। मैं अरविंद जी के साथ गठबंधन में रहूंगा तब भी उनके मुंह पे बोलूंगा, और आज जब उनके साथ गठबंधन नहीं है तब भी उनके लिए बात बोल रहा हूं। देखिए, हमारी ना कोई मजबूरी नहीं है किसी की चापलूसी करना। अगर चापलूसी ही करना होगा, मैं एक बड़े मजेदार बात बताता हूं। मेरा हरियाणा का एक दोस्त है, बोला भाई साहब गुही खाना होगा तो हाथी का खाएंगे। कितना मजेदार बात बोला है वो। चापलूसी ही करना होगा तो ट्रंप का करेंगे। बीच में मिडिल मैन क्यों चाहिए? चापलूसी ही करना होगा तो अदानी का करेंगे क्या सर? बीच में मिडिल मैन क्यों चाहिए? आपकी पार्टी कंफ्यूज रहती है अरविंद केजरीवाल पे। अजय माकन कहते हैं देशद्रोही हैं, पूरी पार्टी कहती है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, शराब घोटाला देखिए हमने उठाया था। अब फिर गठबंधन भी कर लेते हैं। देखिए, और अब कहते हैं कि उन्होंने काम नहीं किया। देखिए, उसको सांस तो लेने देवे। हम पर्सनल अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बार आप हमको भाभी से मिलाइए, वो भी आपको लेके कंफ्यूज रहती होंगी। एक जो है मतलब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का रिश्ता भैया भाभी जैसा है। मतलब ये है कि आपको ना पति पत्नी है, आपको सच को ना पूरी आंख से देखना होता है। एक व्यक्ति में सिर्फ अच्छाई नहीं होती और सिर्फ बुराई नहीं होता है। अरविंद जी जब बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं तो हमारे सहयोगी हैं। अरविंद जी जब लेकिन हमारे खिलाफ लड़ेंगे तो हमारे विरोधी होंगे। इसमें कंफ्यूजन क्या है मुझे बता दीजिए तो। देशद्रोही है? देशद्रोही है? नहीं, देशद्रोही नहीं है ना। अजय माकन ने क्यों कहा फिर? अजय माकन जी ने दिए तो अजय माकन जी इसका जवाब देंगे। आपके नेता हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इस देश में देशद्रोही बनाने का ठेका बीजेपी ने रखा है। वो स्टिकर, वो इमोजी होता है ना आप लोगों के उसमें इंस्टाग्राम पे, तो देशद्रोही वाला इमोजी लेकर के बीजेपी घूम रही है। ज्यादा आप सवाल पूछ दीजिएगा तो आपके भी मुंह पे चिपका देगी। ये जो है देशद्रोही बनाने का ठेका बीजेपी के पास है। अच्छा, सुकेश के पास एक सवाल है। अभी जैसे आपने कहा कि माकन जी ने कहा कि वो देशद्रोही है, आपने कहा नहीं है। उन्होंने नहीं कहा है अभी पूरी बात। उनकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। करने वाले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी को लेके। अरे मैं तो विक्टिम हूं ना बीजेपी के उस आरोप का, इसलिए मुझे मालूम है कि उसका धंधा, उसका ठेका किसके पास है। जब ये पूछा गया आपने कहा कि नहीं मैं नहीं मानता हूं ऐसा, तो आपने साबित किया कि कांग्रेस में दो राय हो सकती है। आप कह रहे हैं बीजेपी में नहीं हो सकती। दो नहीं, जितने व्यक्ति उतने राय हैं। लेकिन ये माकन वाले बयान को तो आपने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। अभी राहुल गांधी बिहार गए थे, हमारा आपका बिहार जो है, और वहां बोले वो कि जातिगत गणना जो हुई है यहाँ ये फेक है। आप भी मानते हैं फेक है? नहीं, उसमें कि राहुल गांधी वाले बयान को भी कॉन्ट्रडिक्ट कर दीजिए आप। अच्छा किए कि आप जाति जनगणना जैसा महत्वपूर्ण विषय लेकर के आए। पता नहीं जो है मानक जी पूछते ही नहीं ये सब सवाल। बहुत सारे सवाल हैं, अभी तो पूरी लिस्ट है। जाति जनगणना नोएडा की फिल्म सिटी में चर्चा हो देश के प्रमुख हिंदी चैनल पर, मैं कहता हूं कि यही जीत है हमारी। यही आप हमको हरा रहे थे ना, यही जीत है हमारी। और मैं ये कहता था कि इस देश को अगर आपको बेहतर तरीके से चलाना है, बताइए हम घर में खाना बनाते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि नहीं शाम में कितना लोग को खाना बनाना है। 5 लोग होगा तो 5 लोगों का बनाएंगे, 10 लोग होंगे तो 10 लोगों का बनाएंगे। बिहार की जाति जनगणना को लेकर के एक बात समझ लीजिए। पहली बात तो वो ना जाति जनगणना नहीं है, हाँ वो सर्वे है। जाति जनगणना जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है केंद्र सरकार करवा सकती है। सबसे पहला एक ना टेक्निकल फॉल्ट है उसमें। कोई भी, हमारी सरकार भी करा रही है तेलंगाना में या कर्नाटका में, हम ना सर्वे कर सकते हैं। जनगणना करने का काम केंद्र सरकार का है। बात तो सही है। उसके लिए बकायदा आयोग बना है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है जिसका काम है ये करना। और फिर क्या है ना कि जब आप सर्वे कराते हैं तो जिस तरह से आपको डिटेलिंग चाहिए, क्योंकि घर के लिए हमने आसान भाषा में बोल दिया कि 5 लोग हैं तो 5 लोगों का खाना बनाएंगे, लेकिन देश चलाना जो है घर चलाने से ज़्यादा मुश्किल काम है। तो सिर्फ गिन लेने से नहीं होगा। उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनके पास कितनी जो है पुश्तैनी जमीन है, उनका अपलिफ्टमेंट कितना हुआ है। हो सकता है ना कि मेरा अपलिफ्टमेंट हो गया हो, अब मुझे जो है किसी जो है सब्सिडी की जरूरत नहीं हो, कोई वेलफेयर स्कीम का हमको जरूरत नहीं हो, जिसको जरूरत हो उसको मिले। तो उस पैमाने पे उसमें और भी जो रिजल्ट आने चाहिए वो नहीं आ पाया है। राहुल जी ये कह रहे थे। होता क्या है कि राहुल जी आजकल कुछ भी बोल देते हैं
तो वो जो है ना हेडलाइन बन जाता है, फिर बात कहाँ का कहाँ पहुंच जाती कन्हैया, है। आप रफू करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहाँ कहा हमारे fake- पास कोई सुई धागा थोड़ी है कि हम उन्होंने रफू कहा करें। ये फेक है। आपने कहा कि उसके आधार पे आपने एफर्मेटिव एक्शन की बात की। उसके बाद तो जो अगड़ों में पिछड़े हैं कुल मिला के उनको 2-2 लाख रुपए कैसे दिया जाएगा, जब आपकी सरकार थी महागठबंधन की, तब घोषणा हुई। उस समय तो यह कहा जा रहा था कि यह पहला राज्य है जिसने देश को दिशा दिखा दी। अब वहां जाके उन्होंने फेक शब्द का इस्तेमाल किया है। तो आप जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ स्वतंत्रता है, तो ये कह दीजिए कि नहीं, उनको लगता है कि गलत ब्रीफिंग दी गई, फेक तो नहीं है। अच्छा, तो आज शाम में हम जाकर के पूछेंगे उनसे कि क्यों कहे हैं। जानकारी भी तो होना चाहिए ना। मुझे एक्चुअली मक्कन जी ने भी क्या कहा है ना, मैंने उनका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना नहीं है। अब ये कह रहे हैं तो हम इनके फेस वैल्यू पे मान लिए कि ठीक ही बोल रहे हैं। कोई जो है वो वाले चैनल के पत्रकार थोड़ी हैं कि हमको जो है फंसा देंगे ऐसा सवाल पूछ करके। तो फेस अच्छा। वैल्यू पे ले लिए ऐसा हुआ होगा। अच्छा, और फिर हम अपने विवेक से उसका जवाब दे रहे हैं। जाति पर भी ऐसा लगता है राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने यू टर्न मारा है, बड़ा क्लियर। अब से पहले जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, यह नारा होता था। उसके बाद महिला आरक्षण में भी पिछड़ों के लिए कोटा देने से साफ मना कर दिया गया था यूपीए के समय। ठीक है। अब उनको माफी भी मांगनी पड़ी, इसलिए बोले कि शायद तब हमसे गलती हो गई। तो क्या राजनीतिक यथार्थ को स्वीकार करते हुए कुछ मुद्दों पर राय बदलना आप सही मानते हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा किए कि आप ना ये यथार्थ शब्द जोड़ दिए, नहीं तो मैं कहता कि आप भी यू टर्न मारे हैं। पहले आप स्वीट पहन करके आते थे, आप ये जो है वार्मर टाइप का कुछ पहन के आए हैं। देखिए, देश आगे बढ़ता है, देश की प्रगति होती है, समाज आगे बढ़ता है। राजनीतिक दल का काम यह है कि उसके अनुसार जो है वो मुद्दों को उठाए और मुद्दों का निदान करे। कांग्रेस पार्टी जब पहले अध्यक्ष बने थे बनर्जी साहब, तब कांग्रेस पार्टी जो है, मैं ये बोल रहा हूं मंच से, पूर्ण स्वराज की मांग नहीं कर रही थी। पूर्ण स्वराज का मांग जो है बाद में कांग्रेस पार्टी के रेजोल्यूशन में शामिल हुआ है। तो हम कहें कि कांग्रेस पार्टी यू टर्न मार ली। मुद्दे इमर्ज होते हैं और उसके आधार पर जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है उस मुद्दे को अपने राजनीति में, मैं आ रहा हूं, शामिल करती है। जनसंघ जब बनी थी तो जनसंघ ने कहा था कि कोई मुसलमान जो है हमारा मेंबर नहीं होगा। 80 में जब बीजेपी बनी, और कई बीजेपी के नेता जनसंघ से आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि सब हमारा मेंबर हो सकता है। देखिए, उनके पास नकवी जी हैं, शाहनवाज हुसैन हैं, इधर उधर इक्के दुक्के, जैसे बिरयानी में पतरज नहीं होता है तेज पत्ता, वैसे ही वो भी रखते हैं। तो आप क्या कहेंगे, बीजेपी यू टर्न मारी है? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।